तो हमारी चर्चा चल रही थी कि किस प्रकार से सूर्य अपने नेगेटिव रिजल्ट को दिखाता है। पॉजिटिव रिजल्ट आपको पता ही चल गया, नेगेटिव पता चल गया। फिर भी हमें लॉजिकली चीजों को समझने की आवश्यकता होगी। ठीक है। सूर्य को मदद पहुंचाने के लिए 3 ग्रह बहुत ज्यादा जिम्मेवार होते हैं। सूर्य को सबसे ज्यादा मदद जल्दी मिलती है चंद्रमा की, फिर मिलती है मंगल की, और फिर मिलती है गुरु की। बुध उसका अनन्य मित्र है, मतलब इसको तो हम अलग भी करके नहीं देख सकते। मतलब बुध भी इसका अनन्य मित्र है। इसीलिए कहा गया अगर बुध डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर समस्या बढ़ जाएगी, सूर्य अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो कोई भी व्यक्ति जिसका तीसरे में हो तो उसको चंद्रमा अगर किसी तरीके से पीड़ित मिले, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का चंद्रमा पीड़ित होता है। चंद्रमा का पीड़ित होना बहुत ही सामान्य बात है। ज्योतिष के अंदर मैक्सिमम लोगों का चंद्रमा पीड़ित मिलता है। तो ऐसे में उनको चंद्रमा को शुभ बना करके रखना चाहिए, जिनका भी सूर्य तीसरे भाव में। और शुभ बनाने का सबसे आसान तरीका लाल किताब में दे रखा है। माँ के का आशीर्वाद लें। माँ ना मिले दादी हो, नानी हो, या माँ जैसी कोई भी महिला हो, माँ की उम्र की कोई महिला हो, मौसी हो, उनका आशीर्वाद लेने से, उनकी सेवा करने से चंद्रमा ठीक रहता है। निर्धनों की सेवा करने से भी तीसरे भाव का सूर्य अच्छे रिजल्ट देता है। अब इसमें शर्त क्या लगाई है? अगर जातक निर्धन जब ही होगा, अगर तीसरे भाव में सूर्य हो और फिर भी व्यक्ति दिखाई दे कि भाई गरीब है, या वो व्यक्ति कहता है मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, तो 2 काम होंगे। या तो पड़ोसी भी बर्बाद मिलेंगे उसके, और वो खुद बद चलन होगा। तो यहाँ पर रेमेडी में भी यही है कि एक तो चाल चलन ठीक रखना है, और साथ में 11वें भाव में कोई भी ऐसा ग्रह है जो खराब रिजल्ट दे रहा है, उसका भी उपाय करना है। ये समझ में आ गया? सिंपल। किसी का है हमारी क्लास में तीसरे भाव का सूर्य? मेरा है सर। अच्छा, गायत्री जी का है। गायत्री जी तो पैसे वाली है वैसी। गुरुजी अरविंद जी का है। आपका आशीर्वाद है सर। सर मेरे सिर्फ एक मुझे लगता है कि एक लक्षण जो आपने बोला है कि थोड़ा सा बंदा फैटी, अदरवाइज सब चीजें मुझ में है। मतलब मैं अपने आप को थोड़ा सा मोटा समझती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, और भी ग्रहों का रोल है कुंडली के अंदर, ये भी हमें देखना होगा। जब आप लोगों को ये लाल किताब आ जाएगी तो आप एक अनुपात निकालना भी सीख जाएंगे, एक रेशो निकालना सीख जाएंगे। भाई खराब है पर कितना खराब है, हाउ मच। ठीक है पर कितना ठीक है। तो ये जब आपको अंदाजा लगाना आ जाएगा ना, तो ये क्लैरिटी भी आ जाएगी बहुत इजीली। देखिए, सूर्य प्रधान व्यक्ति का शरीर जो मैंने कहा है, जैसे एक स्लिम ट्रिम व्यक्ति होता है ना, बिल्कुल वैसा होता है। और अगर उसके साथ लंबाई भी मिल जाती है उसको, तो फिर वो शनि का बन जाता है। शनि भी इंसान को पतला ही रखता है, ये ध्यान रखना। शनि प्रधान व्यक्ति आपको पतला मिलेगा, मिलेगा, बट उसकी लंबाई मिलेगी। अब जब लंबाई की बात आती है तो लंबाई का मतलब होता है, ज्योतिष में हमेशा ध्यान रखना, देश काल और स्थिति के अनुसार ही हमें बात करनी चाहिए। अब लंबाई के कोई मापदंड तो है नहीं, पर जैसे कि हमारे देश में महिलाओं की जो लंबाई है, औसत लंबाई है, वो 5 फुट से लेके 5 फुट 6 इंच तक की मानी जाती है। एक ये कॉमन है। अब कोई महिला अगर 5-6 से ज्यादा आ गई तो इसका मतलब वो लंबे की कैटेगरी में हो गई, कि वो लंबा कद है उसका, तो जी बहुत लंबा कद है उसका, तो वो लंबी लगेगी खड़ी। 5-8 हो गई, 7 हो गई, वो लंबाई में आ जाएगी। पर पुरुष का आप ऐसे नहीं कह सकते कि जी 5-7 हो गया तो ये लंबा हो गया। पुरुष 5 फुट 8 इंच तक मीडियम है। 5 फुट 2 इंच से लेकर के 5 फुट 8 इंच तक पुरुष हमारे देश में मीडियम स्तर में माना जाएगा। पर अगर वो
5-8 से ऊपर जा रहा है तो हम कहेंगे हाइट अच्छी है, भाई ठीक हाइट है, 5-10 है, 5-11 है, अच्छी हाइट के ऊपर हम मानेंगे। तो अगर हम पुरुषों में माने कि शनि का प्रभाव है तो 6 फुट का असर मान के चले हम, कि जो 5-8 से ज्यादा लंबे हैं और लंबाई के साथ साथ उनके चेहरे मतलब उनके शरीर पर फैट नहीं है, जो फैट है वो आपका गुरु बृहस्पति देता है। अगर फैट नहीं है तो इसका मतलब वो शनि का पूरा पूरा असर है, समझ गए बात। परंतु कद इतना बड़ा नहीं है, पर फैट भी नहीं है, और 5-2 से 5-8 के बीच में कद है पुरुष का, तो वो सूर्य का हो सकता है। तो वो सूर्य का हो सकता है, ये हमें ध्यान में रखना होगा, या ये हमें समझना होगा। इसी प्रकार से महिलाओं के अंदर भी कद काठी का उसी हिसाब से ध्यान रखना होगा। अगर गुरु ग्रह खराब होगा तो फिर वो जो शरीर में फैट देगा वो अनवांटेड जगहों पर दे देता है, जिसको हम कहते हैं कि साहब मामला गड़बड़ हो गया है, जिसके मजाक के तौर पे कहते हैं ना अदरक की तरह फैल गया, मतलब कहीं से भी फैट आ रहा है। वो जो चीज है, दोबारा कॉल कर, वो 2 बार 3 बार कर चुका है, समझ गए आप लोग। 5-6 ही है सर मेरी हाइट। गुरुजी एक वजह और पता चल गई, क्या? क्यों क्यों शनि सूर्य पे हावी होता है। अब एक तरफ 6 फुट्टा बंदा, एक तरफ 5.5 फुट्टा बंदा, अब क्या करेगा बेचारा, हावी तो होगा। ठीक बात है। देखिए, हावी तो सूर्य होता है मंजीत जी, मैं बता दूं, ध्यान जी। रहे, आपके सामने बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे। जो कॉन्फिडेंस है वो सूर्य देता है, ऑलवेज रिमेम्बर। करेक्ट करेक्ट। और हावी वही होता है जिसमें कॉन्फिडेंस बहुत होता है, लोगों के को जी फेस करने का कॉन्फिडेंस। हमारे देश में 2 नेता हैं, आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। एक आदमी ऐसा है जिसमें कॉन्फिडेंस फुट फुट के भरा है, वो एक ही बात कहता है, मैं हिंदुस्तान को अपने आप समझा दूंगा। जीएसटी लागू होकर के, टैक्स लगा करके सेलिब्रेशन मनवा देता है। और एक नेता ऐसे भी होते हैं जो अपनी बात को सही तरीके से पब्लिक के सामने रख भी नहीं पाते ढंग से। तो दोनों जी में जो जमीन आसमान का अंतर है, ये हाइट का नहीं है, ये जी कॉन्फिडेंस का है। हमारे जी जो है शास्त्री जी थे, उनकी हाइट छोटी थी पर कॉन्फिडेंस इतना था कि अमेरिका और रशिया को भी पसीने छूट गए थे, वो समझा नहीं पाए, वो मना नहीं पाए कि ये युद्ध को रोक दे, पीछे हट जा, है ना। इतना ज्यादा उस जमाने के अंदर, उस विपरीत परिस्थितियों में वो नहीं झुके। ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना, तो ये कॉन्फिडेंस सूर्य का कॉन्फिडेंस होता है, हमेशा रिमेम्बर। जो व्यक्ति ईमानदार होगा, जबान का पक्का होगा, मैंने कहा वो सूर्य का धनी होगा। बेशक उसमें हाइट कमजोर पड़ सकती है उस व्यक्ति की, परंतु, और शनि में हाइट बेशक हो जाए, कॉन्फिडेंस ना हो, ये भी बड़ा भारी जी चक्कर है। और अक्सर जी शनि प्रधान व्यक्तियों में कॉन्फिडेंस की आपको कमी मिलेगी, ये भी ध्यान रखना। सूर्य प्रधान व्यक्ति में हिटलर जो था वो लंबाई में ज्यादा नहीं था। बिल्कुल सही आपको जो मिलेंगे ना ये तो बड़ी लंबी चल जाएगी। चलिए आगे, ज्योति जी बात। बताइए, कुछ कह रहे थे, फिर चौथे भाव पे चले। हाँ जी सर, मैं ये कह रही थी, आपने जो सूर्य के ये बताए, मेरे बेटे की कुंडली में सूर्य 3rd भाव में है, तो जो नेगेटिव चीजें आपने बताई वो मुझे सारी उसमें दिखती है। तो इस तरीके से तो बहुत सारे ग्रह पीड़ित है, तो इस केस में ऐसे किस ग्रह को पहले पकड़े कि उपाय जिसका शुरू किया जाए? सबसे पहले तो 9 के 9 मेरे प्रवचन सुनो, उसमें सभी के उपाय ऑटोमेटिक आ जाएंगे, है ना। जल्दी जी नहीं सर। करनी सूर्य के लिए, जल्दी नहीं नहीं करनी, सर, अभी वही होगी कह रहे हूँ, नहीं। आज का किसको रूल पहले नोट पकड़ना कर। चाहिए? हाँ, पहले सबसे पहले बेटा है आपका। जी सर, उसका हाँ तो चंद्रमा उसको, में केतु राहु के हाँ बीच में तो ही उसको है। कह दे पहले तो अपनी माँ को मना के रख, मेरे पैर छुआ कर, है वही आशीर्वाद सबसे उसके दुश्मन है। ना। उसको कह दे पैर छूना पड़ेगा, नहीं रोटी नहीं मिलेगी शाम तक, है। सर समझाइए। मन का बड़ा वो है, दिलदार है, दातार है, वो वाला सूर्य का आता है।
नहीं फैट देखिए भी भरा वैसे हुआ है, तो मतलब हिंदुस्तान नेगेटिव में चीज सारी है। ज्योति जी, हिंदुस्तान में हर माँ का बेटा राजा ही होता है, तो सूरज ही होता है हर बेटा। उस बात से हमें निकल करके उनको समझाना है कि भाई देखो, माँ है, माँ की सेवा करो। देखो माँ ही एक ऐसी होती है घर में, मेरा ये मानना, मेरा अपना जी मानना सर। है, अगर बेटा, खास करके पुत्र, जितनी माँ की मान सकता है या सुन सकता है, वो शायद किसी की नहीं मान सकता। बशर्ते कि आप लोगों का कैसा लिंक है, कैसा आपने उनको समझाया है, समझाने के तरीके को हमें समझना पड़ेगा। अदरवाइज तो जो बेटा होता है वो माँ की बहुत सुनता है, और माँ का असर हर बेटे पर बहुत ज्यादा होता है। जो वो समझा देगी ना, वो जिंदगी भर वो समझ करके रहेगा। खास करके इज्जत करना, लोगों की कैसे इज्जत की जाती है, लोगों का कैसे सम्मान किया जाता है ना, ये सिर्फ माँ ही सिखा सकती है। बाप के सिखाने सिखाने से कुछ नहीं होता। बाप तो जी बस सर। वैसे हवा हवा ही रहता है ना। जी सर। तो इसलिए आप बिल्कुल भी हारे ना, हार स्वीकार ना करें, अपने लगे रहें प्रोजेक्ट के अंदर, और उसे समझाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाएं। कोई सौ तरीका आपका जी जरूर सर। काम करेगा। ठीक है, तो आपके फायदे जी वाली सर। बात, उपाय जरूर करवाएं। हाँ अमर जी। हाँ गुरुजी, आपने एक हिटलर के बारे में आप बोल ही दिए, लेकिन मैं एक और भी मतलब आप जो सूर्य का जो हाइट है 5 फुट 2 इंची से 5 फीट 8 इंची के ऊपर, उसमें बहुत बड़ा एक्टर और मतलब मार्शल आर्ट का जो गुरु है ब्रूस ली, उनका हम्म। भी 5 फीट 7 इंच में आता है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो भी स्टूडियो में आएगा क्योंकि फेमस भी था। बिल्कुल बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए, फाइट लड़ना अपने आप में फिर अगेन कॉन्फिडेंस का खेल है। या देखो, सबसे बड़ा फाइट के अंदर आदमी को डर क्या है? डर चोट लगने का नहीं होता, डर होता है हार जाने का। जिस इंसान में हार को स्वीकार करने का दम नहीं होता, वो कभी कभी युद्ध में घुसते ही नहीं, एंटर ही नहीं करते। लोग कंपटीशन में इसलिए नहीं घुसते कि हार जाएंगे, लोग फाइट में इसलिए नहीं घुसते कि उनको हार का डर बड़ा सताता है। हार का डर ही सूर्य की कमजोरी है, सही बता। हमेशा ध्यान रखिएगा। हार का डर ही सूर्य की कमजोरी है। महाराणा प्रताप को आप देख लीजिए, कितनी बार वो बेचारे हारे, जंगलों में रहे, पर हार हाँ, स्वीकार नहीं की। नहीं। जितने भी सूर्य प्रधान राजा रहे हैं हमारे जीवन के अंदर, उन्होंने बस हार ही तो स्वीकार नहीं की। भगवान राम को देखिए, सूर्य प्रधान, साक्षात वो तो कहा ही जाता था सूर्यवंशी हैं। क्या था देखो ना, एक बिल्कुल अकेले होते हुए उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि कोई बात नहीं भाई, वाइफ को ले गया, कोई बात नहीं, दूसरी शादी हो जाएगी, कौन सा मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, फटाफट शादी हो जाएगी। कहाँ साउथ, मतलब वहां श्रीलंका जाना और उनसे लड़ाई लड़ना, वो भी बिना अयोध्या की सेना के, बिना भाइयों की मदद के। भाई का मतलब भरत और शत्रुघ्न। उन्होंने अपने परिवार को डिस्टर्ब ही नहीं किया, वहां तक इंफॉर्मेशन तक नहीं पहुंचाई कि भाई मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गई है, बिल्कुल नहीं पहुंचाई। देखो कहीं रामायण में लिखा नहीं आता, नहीं तो चाहते तो वो दशरथ, मतलब दशरथ पुत्र थे, अपने अयोध्या की सेना बुला सकते थे मदद के लिए, उन्होंने वो भी नहीं किया। तो ये कितने बड़े कॉन्फिडेंस लेवल को दिखाता है। और हार स्वीकार नहीं की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि रावण कितना बड़ा है, क्या उनको मालूम नहीं थे? उनको तो हाँ पता गुरु। लग चुका था कि वो कितना बड़ा पराक्रमी राजा है, शिव भगत है, कितना बड़ा ज्ञानी है और कितना बड़ा पराक्रमी है, कमजोर नहीं है बिल्कुल भी। उसके बावजूद उन्होंने फाइट को चुना। तो ऐसे ये बॉक्सर हो गए, मार्शल आर्ट के लोग हो गए, बिना सूर्य के तो अच्छे हुए ये मैदान में ही नहीं उतर सकते। एक प्लेयर के लिए सूर्य अच्छा होना बहुत निहायत जरूरी है, क्योंकि खेल में तो बार बार हार मिलेगी मिलेगी। अगर हमें हार स्वीकार करने का दम नहीं, तो ऑटोमेटिक समझ लो सूर्य कमजोर। वो विद्यार्थी जो प्रेडिक्शन करने में डरते हैं, एक्सप्लेन करने में डरते हैं, जवाब देने में डरते हैं, उनको लगता है यार बेइज्जती हो जाएगी, मैं तो सीनियर हूं, मैंने तो घोषणा कर दी कि मैं तो सीनियर हूं, अब मैं गलत बोल जाऊंगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी, या मैं तो प्रैक्टिस्ड एस्ट्रोलॉजर हूं,
तो मेरी तो प्रैक्टिस पे ही क्वेश्चन मार्क हो जाएगा अगर मैं गलत हो गया तो। बस समझ लो उनका सूर्य मद्दा है, कुछ देखने समझने की जरूरत ही नहीं है आपको। हार स्वीकार कर लेना या हार से बिल्कुल भी ना डरना, बल्कि चैलेंज को लेना। राजा का काम है नया चैलेंज लेना, और हम भी अगर नया चैलेंज लेने को स्वीकार करते हैं तो बिल्कुल आपका सूर्य ठीक है। चैलेंज से पीछे भागते हैं तो इसका मतलब सूर्य कमजोर है। सूर्य की कमजोरी ही हमें कंपटीशन से दूर ले जाती है, चैलेंज से दूर ले जाती है, क्योंकि वो राजा तो राजा बनेगा ना, वो कहता है मुझे नंबर 1 बनना है, मैं नंबर 1 होना चाहता हूँ। धीरे लगे तेज लगे पर वो लगा रहेगा, इसका मतलब सूर्य ठीक ठाक है उसका। जो तेजी से लगेगा वो उसका सूर्य और भी ज्यादा तेज है। वो कहता है मैं नंबर 1 होना चाहता हूँ भाई, मैं राजा होना चाहता हूँ, अपने फील्ड का राजा होना चाहता हूँ, इसलिए फाइट तो वो करेगा। अगर आपको भी अपने फील्ड में नंबर 1 होना है तो चैलेंज तो लेना पड़ेगा। उसके लिए चैलेंज लोगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, पराक्रम दिखाना पड़ेगा, हर वो काम आपको करना ही पड़ेगा। तो सर सूर्य लाल की किताब इम्पोर्टेंस सीखने बहुत का ज्यादा चैलेंज, है जी। लाल किताब सीखने का चैलेंज लिया है हाँ सर? हाँ, यस यस, नहीं लोग चैलेंज ले लेते हैं, बीच में छोड़ के भाग जाते हैं चैलेंज, वो सबसे बड़ी समस्या है। चैलेंज छोड़ना नहीं है, ऑलवेज रिमेम्बर चैलेंज नहीं छोड़ना। देखिए जब मैं ज्योतिष में आया था तो बहुत सारे ऐसे फील्ड थे ज्योतिष के जिसमें मुझे महारत हासिल नहीं थी, पर मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया कि मुझे हर चीज सीखनी होगी, चाहे वो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो लाल किताब एस्ट्रोलॉजी हो। और मैंने उस प्रॉमिस को एज ए चैलेंज लिया और मैं लगा रहा और उसमें मैं कामयाब हुआ। आज मैं आप लोगों को लाल किताब भी सिखा रहा हूं। आज जेमिनी एस्ट्रोलॉजी सिखाने का मौका लगेगा तो मैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा, नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी सिखाने का मौका मिलेगा मैं नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा। तो मैंने कोई भी चैलेंज को नजरअंदाज नहीं किया। मेरा ये था कि एक टीचर को सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए, तो सिर्फ उस दिमाग से, और कोई बात नहीं थी। अगर मैं केवल वैदिक एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करता रहूं तो मुझे कोई कुछ कहने वाला थोड़ी है। मेरे क्लाइंट सेटिस्फाइड है, मुझे और इससे क्या लेना देना बाकी चीजों से, कि मुझे जेमिनी आती है कि नहीं आती, मुझे लाल किताब आती है कि नहीं आती, मुझे हस्तरेखा आती है कि नहीं, कोई मुझे दिक्कत ही नहीं थी। उसके बावजूद है कि बीइंग ए टीचर मुझे आना चाहिए, बस इस सोच ने ही मुझे उसमें आगे बढ़ाया। और कमाल की बात, सब एक दूसरे के जो दो एक कोर्स हैं वो सब मुझे वैदिक ज्योतिष के कंसेप्ट को ही और ज्यादा क्लियर करते चले गए। आप भी हैरान होंगे, लाल किताब के कंसेप्ट ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट को और क्लियर कर दिया। तो हमें आज डिविजनल चार्ट्स पढ़ाने में डर नहीं लगता, हमें डिविजनल चार्ट्स को समझाने में डर नहीं लगता, क्योंकि हम ग्रहों के मर्म को समझने लगे, ग्रहों के एक्शन को समझने लगे, ट्रांजिट को समझने में डर नहीं लगता। ये क्यों है? क्योंकि हम ने चैलेंज को स्वीकार कर लिया। तो आप लोग चैलेंज को पकड़े रखे और उसमें विजय प्राप्त करके ही रहना है, जब तक नहीं रुकना है, जब तक आपका कार्य सफल ना हो जाए। इस चीज का ध्यान रखना, बिना डरे, बिना हटे, बिना हताशा के, बिना निराशा के लगे रहो। और लाल किताब बहुत इजी है, बस सूत्रों को पकड़े रहना। 1 लाइनर सूत्र होते हैं लाल किताब के। तो अब तीसरे का क्या सूत्र बना? सिंपल सूत्र बना कि तीसरे का जो है सूर्य दौलत का राजा है, पर कब? अब उसमें बता दिया टर्म्स एंड कंडीशन, ये याद हो जाए, मंगल बुरा नहीं होना चाहिए, बुध बुरा नहीं होना चाहिए, शुक्र बुरा नहीं होना चाहिए, चंद्र बुरा नहीं होना चाहिए। अब ये चीज बुरे नहीं है तो इसका मतलब वो व्यक्ति अपने दम पर, अपने पराक्रम से ही खूब पैसा कमा लेगा। ये कमजोर पड़ते जाएंगे उतने थोड़ी सी एवरेज कम करते जाओ, पर एवरेज कम करिए आपने और साथ में उसके लक्षण देखते चले जाओ। लक्षण अच्छे वाले मिलते हैं मतलब बनेगा तो करा जाए। तो क्लैरिटी, 1 लाइनर का कंसेप्ट पूरे लाल किताब में, हर भाव के अंदर 1 लाइनर कंसेप्ट हैं। आपने उनको पकड़ के बैठ गए, याद करना बहुत आसान है।
सबसे अच्छी बात है, याद करना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अब जैसे चौथे भाव में चलते हैं हम लोग, अब चौथे भाव में इसको कहा गया है रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेशम के कीड़े को रेशम सिल्क वॉर्म। सिल्क सिल्क वॉर्म, हाँ वॉर्म। सिल्क वॉर्म। आप सिल्क वॉर्म की तरह हैं। अब वो कैसे काम करता है? वो पत्ते को खाता रहता है, पत्ते को खाता रहता है, पर साथ में जो लार छोड़ता रहता है उसी से वो सिल्क प्रोड्यूस होती रहती है। ठीक है, तो ऐसे ही चौथे भाव के सूर्य के बारे में लाल किताब, रितु जी कुछ कह रहे थे क्या? कुछ कह रहे थे आप? हैंड रेज की हाँ आवाज जी, आ हाँ रही जी, हाँ है, जी, मेरा हाँ ध्यान जी। नहीं रहा था, बताइए। मैं हाँ जी, मैं कही थी मेरे बेटे का है सूर्य 3rd हाउस, बट उसके साथ राहु है, तो वो तो वो पापी हो खराब गया। हो तो वो खराब हो गया, वो लेकिन उसकी खराब हो हाइट गया। भी अच्छी बड़ी है और हाइट, पतला भी है। हाँ, फिर वो शनि के उसमें प्रभाव में चला गया ना, सूर्य तो डाउन हो गया, शनि के प्रभाव में चला गया, सूर्य कमजोर पड़ गया है। हाँ जी। हाँ, ये सभी लोग ध्यान रखना, सूर्य के साथ राहु आ जाए, केतु आ जाए, शनि आ जाए तो सूर्य कमजोर पड़ जाता है। पर ऐसे में रितु जी हमें उपाय करवाने हैं उससे, उपाय करवा के रखिएगा तो सूर्य को बल मिलता रहेगा, क्योंकि सूर्य का बलाबल होना साथ में बहुत जरूरी है। नहीं तो व्यक्ति बहुत इरिटेट रहता है, बहुत परेशान हो जाता है, खुद ही छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ही परेशानियों में घिर जाता है। तो हमें सूर्य को ठीक बनाना बहुत जरूरी है, चाहे उसके लिए हमें गायत्री मंत्र का पाठ करना पड़े, सूर्य मंत्र का पाठ करना पड़े, चाहे सूर्य के वैदिक मंत्रों का पाठ करना पड़े, चाहे हमें सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना पड़े, ये सब चीजें हेल्प जरूर करेंगी। ठीक है, वैसे तो सर मतलब पढ़ाई में भी ठीक है, लेकिन सिर्फ चिड़चिड़ा नेचर है बस उसका थोड़ा सा। रितु जी सूर्य का पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, नहीं वो जुपिटर ठीक है, शनि भी ठीक है, शनि राजा नौवें जो घर अकबर था, का है। अकबर जो था वो अनपढ़ था, मतलब वो इतना था कि ना वो पढ़ सकता था ना वो लिख सकता था, पर वो राजा था। तो ऐसा। राजा बनने के लिए पढ़ाई लिखाई का कोई वो नहीं है, पढ़ाई लिखाई मददगार हो सकती है उसके लिए, पर कोई शर्त नहीं हो सकती है। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुए हैं जो उप प्रधानमंत्री हुए हैं, हमारे हरियाणा से थे, और वो इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बने जो उन्होंने खुद से ही स्वीकार किया, भाई देखो मेरे को इतना पढ़ना लिखना तो आता नहीं, इंग्लिश इंग्लिश तो मुझे आती नहीं है, तो इसलिए मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ। यानी कि वो प्रधानमंत्री बने होते अगर उन्होंने थोड़ा सा भी ये कह दिया था कोई बात नहीं यार देखा जाएगा, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा नहीं थी। परंतु कहीं पर भी राजा बनने के लिए पढ़ाई लिखाई शर्त नहीं होती है, आप किसी भी फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। आपको किसी फील्ड का मास्टर बनने के लिए, नंबर 1 बनने के लिए हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि लर्निंग की जरूरत है। लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए सूर्य के साथ मरकरी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। मरकरी हमें लर्निंग्स की कला सीखता है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं, हम चौथे भाव के सूर्य को देखते हैं। सूर्य चौथे भाव में, लाल सर किताब क्या कह रही है? हाँ बताइए कि ज्योति जी। सर एक चीज कह रही थी, आपने बात की लो कॉन्फिडेंस जो सूर्य कमजोर होने से होता है, अगर किसी में ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है उस वजह से उसकी हार होती है, वो भी सूर्य वीक की वजह से ही होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आपने सही पकड़ा है। देखिए, आप वही वाली बात है, एक आदमी कहता है मैं दीवार को हिला के चला दूंगा, जी सर। तो उसकी बेवकूफी है कि वो सिर दे दे के मार रहा है दीवार के अंदर कि मैं दीवार तोड़ दूंगा। उसको अगर वो सही दिमाग का इस्तेमाल करे तो उसको किसी और तरीके से सर दीवार को हटा सकता है, और वो कहता है मैं तो धक्का मार मार के दीवार गिराऊंगा। तो ये खामखाई का ओवर कॉन्फिडेंस है। देखिए, बिना मतलब का ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा हार की तरफ लेकर के जाता है या आपको हताशा की तरफ लेकर के जाता है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब आप ऐसी चीज से फाइट करना स्वीकार करते हो जो आपके बूते में नहीं है, जो जी नेक्स्ट टू सर। इम्पॉसिबल है। वहां तो हमें हारना पड़ेगा ही ना। अब मैं कहूं कि मैं बॉक्सिंग के रिंग में जो है मैं कूदूंगा और एक मुक्का सामने वाले को मारूंगा, भाई वो सामने वाला प्रोफेशनल आदमी बैठा हुआ है, जी सर। वो तो मुझे मौका ही नहीं देगा हाथ उठाने का। हरियाणा में कहते हैं मार मार के भूस बना देगा मेरा।
तो उस ओवर कॉन्फिडेंस से क्या फायदा? अगर मेरे जैसा आदमी सोचे कि मैं ब्रूसली जैसे किसी कलाकार से फाइट कर लूंगा, वो मार मार के फोपड़ा सुझा देगा, तो ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस का क्या फायदा? तो जी ओवर कॉन्फिडेंस, वो लोग, कौन लोग ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस वो व्यक्ति दिखाने की कोशिश करता है जो इज्जत का भूखा होता है और जिसे इज्जत नहीं मिलती। वो व्यक्ति रिस्क लेना चाहता है कि मैं एक बार ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दूं, अगर हो गया तो फिर देख सारे लोग दांतों तले उंगली दबा देंगे इस बात को लेकर के। इसका मतलब उस व्यक्ति में इज्जत की बहुत ज्यादा भूख है, उसको कहीं रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। तो बच्चों को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत होने दो, ना ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार होने दो। चलिए चलते हैं चौथे भाव पर। चौथे भाव का सूर्य क्या कह रहा है, आइए चलते हैं। दूसरों के लिए जोड़ जोड़ कर मरे बच्चों का दफीना, तमा माया में क्यों तू छोड़ा बसेरा, करोड़पति नाम लेवा जो तेरा। अब ये समझिए इसको क्या कह रहा है ये, कि ऐसा व्यक्ति जो है ना, पैसों को बहुत जोड़ता रहता है, काफी हद तक पैसे के मामले में कंजूस होता है, पर करोड़पति होता है। मतलब पैसे कमाने की मनाही यहाँ नहीं है चौथे भाव के सूर्य को, परंतु बच्चों के ऊपर खर्चा करने में ये राजा होते हैं। मतलब वहां ये बिल्कुल कमी नहीं छोड़ते, अपने बच्चों के खर्चे पर कमी नहीं छोड़ते। मंगल हालत परिवार कबीला, चश्मा रिजक गुरु चंद्र घर, कीड़ा रेशम जर दौलत जो देता, बुध शनि दोनों के घर, माया लालच या शर्म से अपनी, शिकम हरामी भरता हो, आग लगी ना लंका बुझती, गांठ काटे धन हरता हो, पांच चौथे घर चंद्र मोती, व्यापारी उत्तम बुद्ध दस का हो, मंद पापी औलाद हो मंदी, न्योराता शनि सात का हो। ये बड़ा लंबा हो गया, मैं इसका नेट सेल में समझा दूं। चौथे भाव का सूर्य उत्तम और प्रबल माना जाता है, चंद्रमा का प्रभाव भी यहाँ पर उत्तम होता है। और ऐसे में किसी व्यक्ति का बृहस्पति 10वें भाव में बैठा हो तो बृहस्पति भी बहुत अच्छा हो जाता है। यानी कि सूर्य चौथे भाव में बैठे, बृहस्पति 10वें भाव में बैठे, तो बृहस्पति अच्छा माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति, ध्यान रहे, लाल किताब के अनुसार 10वें भाव में नीच राशि का हो जाता है। एक चीज और ध्यान रखना, चौथे भाव में जो भी ग्रह बैठेगा, चौथे भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो 10वें भाव को 100% दृष्टि से देखता है। एक तो पहले भाव में बैठा हुआ ग्रह सप्तम भाव को 100% दृष्टि से देखता है। लाल किताब में उल्टा दृष्टि का कंसेप्ट नहीं है, मैं क्लियर कर दूं। जैसे फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ ग्रह सप्तम भाव के ग्रह को तो देखेगा, पर सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह फर्स्ट भाव को नहीं देखेगा। जैसे वैदिक में तो क्या है, दोनों तरफ रास्ता है, एक तरफ रास्ता नहीं है, क्योंकि वहां तो वैदिक के नियम के अनुसार जो पहले घर में ग्रह बैठा है वो सातवें को देखेगा, और सातवें में जो बैठा है वो पहले को देखेगा। पर लाल किताब में ऐसा नहीं है, जो पहले भाव में ग्रह बैठा है वो सातवें को देखेगा, पर सातवें वाला पहले को नहीं देखेगा। इसी प्रकार से चौथे भाव में जो ग्रह बैठा है वो 10वें को देखेगा, पर 10वें में जो बैठा है वो चौथे को नहीं देखेगा। इसलिए थोड़ा सा इसकी सावधानी हमें लाल किताब में आगे चल के रखनी पड़ेगी। बस एक ही अपवाद का नियम है 8वें भाव में। 8वें भाव में जो भी ग्रह बैठेगा वो उल्टी दृष्टि दूसरे पर रखता है। मतलब दूसरा भाव जैसे ना, तो 8वें में बैठा हुआ ग्रह उल्टी दृष्टि से दूसरे ग्रह को, दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह को देख सकता है, बाकी जगह नहीं होगा। तो चौथे में बैठा हुआ 10वें को देखेगा। और ये सिंपल सा नियम अगर याद ना भी रखो कि बृहस्पति 10वें में बैठेगा तो सूरज की दृष्टि मिल जाएगी, अर्थात बृहस्पति को सूर्य की मदद मिल गई, तो बृहस्पति अब
कमजोर नहीं रहा, सूर्य की मदद मिलने से वो कमजोर नहीं हुआ। बस ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये लोग ऐसे ऐसे काम कर देते हैं जो इनके बाप दादाओं ने भी नहीं किए होते। चौथे के सूर्य वाले ऐसे काम करते हैं जो इनके बाप दादाओं ने भी नहीं किए होते काम। अब यहां पर भी वही बात कि मंगल बद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंगल जो है सूर्य को मदद पहुंचाने का काम करता है, पर मंगल खुद ही जो है खराब हालत के अंदर हो जाएगा तो 15 वर्ष की उम्र तक व्यक्ति को तंगी की हालत झेलनी पड़ती है। अब इसमें बड़ा अच्छी चीज क्या बताई गई है कि चंद्रमा व्यक्ति की कुंडली में जिस घर में बैठ जाए उस घर से संबंधित जो रिश्तेदार होगा उससे व्यक्ति को धन मिल सकता है। जैसे अगर किसी का चंद्रमा तीसरे भाव में बैठा है तो तीसरा भाव क्या है, छोटे भाई बहनों का, तो उसके छोटे भाई बहनों से मदद मिल सकती है पैसे की। 10वें में बैठा है तो अपने बड़े सरकारी अफसरों से मिल सकता है उसको। 7वें में अगर चंद्रमा बैठा है तो पत्नी से धन प्राप्त होगा या पत्नी धन कमाने वाली होगी। इसका मतलब ये है। 6 में हो तो सर 12वें में देखिए हर एक के रिश्तेदार है। छठा भाव जो होता है ननिहाल का होता है हमारे। सर 5th में जो संतान, अरे सिंपल है, सो लॉजिक लगाओ कि जो रिश्तेदार सगे संबंधी जो भी उस भाव से रिलेटेड कोई रिश्ता निकल करके आता है वो रिश्ता मानना है। 5म में चंद्रमा होगा यानी हमारी संतान, हमारी औलाद। तो 12th में कौन से रिश्तेदार होंगे? वो आप पता लगाओ कौन सा रिश्तेदार बताया था 12वें भाव में। नेबर्स या हाँ। सर नेबर्स तो 3rd थे ना? नहीं वो वैदिक याद आ रहा है आपको, 12वां याद करो लाल किताब के हिसाब से, तो देखना 12th में नोट्स के, नेबर्स होंगे। हाँ सर देखूंगी, अभी याद नहीं आ रहा है। याद आ जाएगा। सूर्य ठीक को है। केतु अगर ऐसा व्यक्ति कोई नई इनोवेशन करता है तो भी उसको बड़ा फायदा होता है। गुरुजी, हाँ आपने जी। शुरू में कहा था रेशम का कीड़ा, उसका क्या रिलेवेंस हुआ? रेशम का कीड़े का मतलब यहाँ पर बताया गया कि ऐसा व्यक्ति है ना जो है पैसे को बहुत जोड़ जोड़ करके बैठा रहता है और वो सारा पैसा उसका जो है ना काम आता है उसकी औलाद के, उसके काम नहीं आता। जैसे रेशम का कीड़ा इतना रेशम तैयार करता है पर उसके बेचारे के तो कुछ काम ही नहीं आया। वो रेशम जी तो हम लोग जी ले लेते हैं उसका। तो वो बेचारा जी कितनी मेहनत से उस रेशम को तैयार करता है वो कीड़ा, अगर उसकी हम लाइफ को देखें और बदले में उसे क्या जी मिला, उसका एग्जाम्पल देने का यहाँ पे लाल किताब ने इसलिए दिया था कि वो तो रेशम के कीड़े की तरह, यानी कि स्वयं भोग नहीं भोग सकता उस पैसे का। समझिए बात, चौथे भाव का सूर्य जी क्या होगा, पैसा कमाएगा खूब, पैसा जोड़ने की कला उसमें होगी, पैसे को धन को संग्रह करेगा, पर उसका पैसे का उपयोग नहीं करता तो ऑटोमेटिक फायदा किसको होगा, उसकी औलाद को। वो सारा पैसा वो तो मर जाएगा, उसका पैसा उसकी औलाद के काम आएगा, औलाद ऑटोमेटिक जी करोड़पति। जिसका सूर्य जी चौथे में उसकी औलाद ऑटोमेटिक करोड़पति मिलेगी। ये आंख बंद करके किसी को बता देना, सर है ना। जी गुरुजी, इस थैंक यू। तरीके से देखा जाता है। सर मैं कुछ पूछ सकती हूँ सर इसी से? आपकी आवाज कम आ रही है। सर अब आ रही है? हाँ अब आ गई, अब आ गई। सर जैसे सूर्य को आपने बोला राहु और शनि से पीड़ित होते हैं, तो सर केतु से भी मानेंगे कि? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे। और सर अगर उच्च सूर्य चौथे भाव में हो केतु के साथ और उच्च हाँ के तो गड़बड़ राहु हो को गया। 10th में देख रहे हो? हाँ नहीं गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि केतु ही साथ में बैठ गया पर है वो ना, राहु ग्रहण उच्च लगा। के राहु को सूर्य देख रहे हैं सर, वो हाँ तो तो पूर्व वो दृष्टि से देख रहे हैं। उसके लिए भी खराब है ना। राहु को सूर्य मदद नहीं पहुंचाता तो राहु को मदद नहीं मिली,
लाल किताब का कंसेप्ट समझिए कि सूर्य ने राहु को देख तो लिया, पर वो मदद तो नहीं दे रहा उसको, वो मदद देना ही नहीं चाहता। तो सूर्य की क्या मदद मिली? कुछ नहीं। सूर्य कौन है? सूर्य है हमारी गवर्नमेंट, हमारी राज सत्ता। राहु क्या है? सत्ता में आना चाहता है, वो राजा बनना चाहता है, वो विपक्ष का एक प्रकार का नेता, इसलिए वो हमेशा सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए एंटी एस्टेब्लिशमेंट काम करता रहता है, मतलब सरकार को गिराने का काम करता रहता है। पर और सरकार भी क्या करती है, जो भी उसके अगेंस्ट बोलने वाले होते हैं उनको वो मदद नहीं पहुंचाती, उल्टा उनको डाउन करने का ही प्रयास करती है। तो यहाँ पर राहु को कोई मदद सूर्य से नहीं मिल रही, यानी कि गवर्नमेंट से मदद नहीं मिल रही, सरकार से मदद नहीं मिल रही, सरकारी आदमी से मदद नहीं मिल रही, या सरकारी लीडर से मदद नहीं मिल रही। इसका सिंपल मीनिंग ये है, समझ गए? जी 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 सर, फिर केतु का उपाय किया जाएगा? केतु नहीं, सूर्य को उपाय किया जाएगा। यहाँ सूर्य भी पीड़ित है, केतु के साथ पीड़ित हो गया यहाँ पर, ठीक है, समझ है ना? समझ। वो भी हाँ जी, पीड़ित हो मैं गया। हाँ, तो समझ। राजनीतिक वालों के लिए ये समस्या और भी बढ़ सकती है। सर मेरी डॉटर का है एक्चुअली। अच्छा, फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं। राजनीति में तो नहीं है ना? ये तो बिल्कुल, छोटी होगी अभी तो। इंजीनियरिंग में है। हाँ नहीं, फिर बढ़िया, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर उपाय क्या लिखे हुए हैं देखिए, इसमें लिखा है अंधों को रोटी खिलाना, अगर सूर्य खराब असर दे रहा है तो। मांसाहार नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। बस इसमें ये ख्याल रखना होगा कि मंगल बद का आपने ध्यान रखना है, मंगल बद नहीं होने देना, मंगल को कमजोर नहीं होने देना है। मेरा एक वीडियो है, अब तो उसका मैंने टाइटल बदल दिया, पहले टाइटल था खुशी में गमी होना, वो मंगल बद का ही वीडियो है। अगर किसी को मंगल बद को समझना हो, इतना डिटेल्ड वीडियो है क्लास का, उसको जरूर, अभी उसका नाम रख दिया मंगल बद के लक्षण और उसके उपाय, तो उस वीडियो को जरूर देखें। मंगल बद के ऊपर बहुत ज्यादा लक्षणों को डिस्क्राइब किया गया है। तो किसी का भी सूर्य को समझना हो ना, तो मंगल के बगैर समझना बहुत मुश्किल है। सूर्य को चंद्रमा की मदद, मंगल की मदद बहुत जरूरी चाहिए होती है। अगर मंगल मतलब सूर्य को मंगल की मदद मिल जाए तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती सर मंगल साथ में ही हो सूर्य के तो? है। हाँ, देखना पड़ता है, अच्छी बात है, उसको तो मदद चाहिए ना, बस वो बद नहीं होना चाहिए। ऐसे में बुध भी साथ हो तो बेटर है। अगर सूर्य मंगल इकट्ठे बैठे हैं तो ऑटोमेटिक बात है मंगल खुद बद हो जाता है। सूर्य मंगल एक साथ बैठे हैं तो मंगल बद पड़ जाएगा, और बद मंगल बैठे के करेगा क्या, वो सूर्य को और कमजोर करने का काम करेगा। तो आप सूर्य वो मंगल बद कैसे, किन किन स्थितियों में मंगल बद होता है, उसके क्या लक्षण है, उस वीडियो को पूरी तरह से देखा करें। और आजकल मैं हर कमेंट्स के जवाब दे रहा हूँ यूट्यूब के। यूट्यूब के ऊपर कोई व्यक्ति अगर कमेंट्स करता है, हाँ सिर्फ एक कुंडली डिस्कस तो मैं नहीं करता हूँ वहाँ पे, है ना, तो बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है और वो यूट्यूब के ऊपर जा करके लिखता है, तो मैं उसके सवालों का भी जवाब देने का पूरा कोशिश करता हूँ। तो आप में से भी कोई है तो उन वीडियोस पे जाके लिखिएगा तो उसका आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही, ये चौथे तक हो गया है, अब स्पीड बढ़ाएंगे आगे। हैं जी? सर एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। सर जैसे आपने बताया था ना, किसी देश काल परिस्थिति के लिए वो चीज नॉनवेज वाली लागू नहीं होगी जहाँ पे लोग नॉनवेज का सेवन ही करते हैं। हाँ हाँ, तो सर ये जैसे हमारे इंडिया में भी कोई जाति को लेके भी, जैसे बहुत सारी जातियां हैं, राजपूत समाज है या फिर मोमेडियन लोग है, जैसे मोमेडियन लोग तो नहीं मानते हैं लेकिन राजपूत समाज में है, बाकी और भी दूसरी तो जातियां सब जाति से नहीं सुषमा जी, इसको जाति से मत जोड़िए, इसको अच्छा आप कल्चरल पार्ट से जोड़ करके देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ मतलब क्योंकि सर मेरा ये मानना है और शुरू से मानना है कि हर जाति का व्यक्ति इस नॉनवेज वाले के अंदर शामिल होता है, और वेजिटेरियन भी आपको हर कास्ट में मिल जाएंगे और नॉन वेज वाले भी आपको हर कास्ट में मिल जाएंगे। जी सर। तो ज्यादा बेटर है कि
जब हमारी कल्चरल नहीं है, जैसे हमारे हरियाणा की कल्चर में नॉन वेज नहीं है, मैं आपको बताऊं, इसलिए हमारे यहाँ आता है कि देशों में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल वेजिटेरियन और दूध दही के ऊपर जोर दिया गया है। सेम पंजाब की कल्चर का पार्ट भी नॉन वेज नहीं था। हरियाणा की, मध्य प्रदेश की ये कल्चरल, यहाँ पर ये वेजिटेरियन है कल्चरल। यू अब मान लीजिए हरियाणा में रह करके कोई बिना कल्चर के भी खा रहा है, चाहे वो किसी भी जाति का है, तो उसके लिए वो ज्योतिष के अनुसार वो गड़बड़ है। पर कहीं पर पाई मछली जाती है, कोई बैठा ही समुद्र के किनारे है, वो रहते ही समुद्र के किनारे हैं, वो मछली पकड़ते हैं खाना खाते हैं, मछली पकड़ते हैं खाना खाते हैं, अब उनके लिए मछली उनका भोजन। हमारे हरियाणा में जो नॉनवेज खाया जाता है वो खाया जाता है फॉर टेस्ट पर्पज या प्रोटीन बढ़ाने के चक्कर में कि प्रोटीन बढ़ा लो। प्रोटीन बढ़ाना तो बहाना हो गया उनका एक, मतलब एक्चुअल में उनका टेस्ट पर्पज, तो सर जैसे अदरवाइज इसका कोई नहीं है। तो जब हम ज्योतिष में देखते हैं तो हम देखते ही है कि उसकी कल्चर का पार्ट है या नहीं है। जैसे ब्राह्मण है, अपने आप में कल्चर, ब्राह्मण भी अपने आप में कल्चर है। अब ब्राह्मण कहीं का भी होगा, ब्राह्मण के लिए नॉनवेज जो है ये निषेध है, चाहे वो साउथ इंडिया का क्यों ना हो। हमारे साउथ इंडिया में भी जो है ब्राह्मण जो है नॉनवेज वो बहुत खाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते, परंतु अगर जो ब्राह्मण का काम कर रहे हैं, चाहे वो साउथ इंडिया का भी होगा, वो वेजिटेरियन आपको मिलेगा। नहीं तो सर, गुरुजी इस हिसाब से तो जो क्षत्रिय होते हैं, हाँ, क्षत्रिय कास्ट को भी पहले भी राजा भी क्षत्रिय होते थे, और बाकी जो भी इस कास्ट के हैं उनके लिए भी आज की डेट में हम कहते हैं आर्मी पर्सनल, जो डिफेंस पर्सनल हो गए, उनके लिए भी ये सब चीजें माफ है, बिकॉज वो ऐसी कंडीशंस में है माफ नहीं या है, उनको उनको। दी जाती है। मंजीत जी समझिए, हाँ, नॉनवेज करेक्ट, से, देखिए नॉनवेज से हिंसक प्रवृत्तियां बढ़ती हैं इंसान, एग्रेशन आता है, एग्रेशन आता है गुरुजी। अग्रेशन आता है। तो जी जिनका काम ही अग्रेशन का है, अगर उनको आप रोक देंगे जी तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहता, उन लोगों को बिल्कुल गाइड नहीं करता। और कोई अगर फौज में रहने वाला कोई करेक्ट कहता है कि मैं नॉनवेज खाता हूँ, हम कहते हैं वेल एंड गुड है, वो अपनी कल्चर के हिसाब से बिल्कुल सही काम कर रहा है, वो उसका काम है भाई, करेक्ट उसमें कोई बहुत करेक्ट बड़ा इश्यू नहीं है, उसको हमने और उपायों से सही करना है। पर कोई एक सामान्य नौकरी कर रहा है, उसकी कल्चर का पार्ट भी नहीं है, वो फिर नॉनवेज में घुस रहा है, वो उसके लिए कल्चर है। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारा ट्रेडिशन हमारा जुपिटर है। ज्योतिष में हम इसको कैसे लेते हैं, ज्योतिष में हमारा ट्रेडिशन हमारा जुपिटर है। जब हम ट्रेडिशन से अलग हट करके उल्टे सीधे काम करेंगे तो हमारा गुरु खराब हो। पॉइंट समझ रहे हो बात को, वो चीज है। दूसरी जी बात, अब मैं आपको राजपूतों की ही बात बता दूं। हमारे देश में इस मान्यता, जब राजपूतों का पतन हो रहा, जब राजपूत ये नॉनवेज वाले उसमें चले गए थे, उस जमाने में भी सैनिकों के लिए ही नॉनवेज था, जैसे आज आर्मी के लिए नॉनवेज है, उस टाइम में भी था जी नॉनवेज। जी आपने बहुत कम, आप इतिहास में जाएंगे तो बड़े बड़े जो छत्रपति हैं और हैं, आपको नहीं सुना होगा कि वो नॉनवेज खाते थे। मुगल आए, वो सारे नॉन वेजिटेरियन थे, तो इसलिए वो कहते हैं राजा भी नॉनवेज खा रहा है। पर अगर आप राजपूतों को अगर देखेंगे, जो राजा थे, हाँ नॉनवेज का ना के बराबर प्रचलन था। हाँ, बलि प्रथा का तो था, बलि तो वो देते थे, बलि प्रथा का तो हिसाब किताब था, जानवरों की बलि दे देते थे, देवी के ऊपर बलि दे देते थे, पर वो चीज नहीं है। हाँ तो जी और भी हमें सोचना होगा। फिर भी इसको वन लाइनर समझना है तो ऐसे ही समझेंगे कि जो हमारा ट्रेडिशन का पार्ट नहीं है, फिर हम उसके अंदर जाते हैं तो हमारे लिए गलत है, हमारे काम से रिलेटेड भी नहीं है। मतलब नॉनवेज खाना, अब आप एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, आपको प्रोटीन की जरूरत है, फिर आपने नॉनवेज ले रहे हो किसी कारण से, वो एक अलग पार्ट है, वो आपका ट्रेडिशन है, वो एक अलग पार्ट है, उसको हम मना नहीं कर सकते। जी ये जी चीज हम हर एक आदमी को, मतलब मेरे समझाने का मतलब है कि आप हर एक को मना नहीं करना, सिर्फ उसको ये समझाना है कि देखना उसको होगा। हाँ, अगर उसका कोई चीज शरीर में अंग में खराबी हो रही है, लीवर कमजोर हो रहा है, डाइजेशन पावर कमजोर हो रही है, एसिडिटी की समस्या है, तो फिर आप उसे कहिए इसको छोड़ दीजिए।
क्योंकि छोड़ने में ही भलाई है। हार्मोनल इश्यूज हो रहे हैं तो छोड़ने में भलाई है। और आजकल जो नॉनवेज आ रहा है, बहुत बुरा टाइप का नॉनवेज चल रहा है मार्केट के अंदर। पैसा कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे तरीके से ये जानवर तैयार किए जाते हैं, इनका वजन बढ़ाया जाता है, इनको तैयार किया जाता है, उनमें कुछ दवाइयों का उपयोग कर देते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स का कर देते हैं। वो सारा का सारा हमारे शरीर में जाता है, और उसको जिस तरीके से प्रोसेस करने में जो जो चीजें इस्तेमाल होती हैं, वो अपने आप में एक बहुत डेंजरस थिंग है। तो हमारे बॉडी को नुकसान, जिसकी व्यक्ति के शरीर नुकसान खा रहा है, उसको भी नॉनवेज छोड़ देना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित क्यों ना हो। ये चीज तो इसी का नाम है कि देश काल और स्थिति के अनुसार ही ज्योतिष को कहना चाहिए। यानी स्थिति भी देखनी चाहिए कि प्रेजेंट में स्थिति क्या। आप किसी का लीवर गड़बड़ हो रहा है और वो फिर कहे जी मैं तो नॉनवेज खाऊंगा, मेरे ट्रेडिशन में है, तो भाई खा, फिर तो डॉक्टर भी कुछ नहीं करेगा। सर एक गुरुजी, गुरुजी आपका एक कल मैंने वीडियो देखा था, तो उसके ऊपर आपने बोला था कि जो जिसका मंगल बद है तो उनका नॉनवेज का जो व्यापार करता है वो अच्छा चलता है। तो उसके ऊपर मैंने देखा था, उसको भी अब मंगल बद है ना उनका। हाँ मंगल तो बुरा ही। हाँ। लेकिन मैंने देखा मतलब हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है वहां में पहले में इतना नहीं था। अभी क्या हुआ है गुरुजी, मतलब ये एक्चुअली मार्केटिंग पॉलिसी भी है कंपनी का, जो मैक्सिमम साउथ इंडिया में होता है और बंगाल में और आपका पंजाब में। ये लोग खाता नहीं, ब्राह्मण लोग करते हैं, मुस्लिम लोग करते हैं, ये लोग खाता नहीं। सुअर का पालन करता है, मछली का, लेकिन वो लोग सेल करता है। तो मार्केट के ऊपर सेल करता है, और इसी वजह से हमारा यहाँ पे अभी बहुत कैंसर पेशेंट बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि वो लोग मतलब इसको ऊपर इंजेक्शन वगैरह डालते हैं, और विशेष करके मछली के ऊपर, हर चीज पे, मुर्गों पे भी, मछली पे भी। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई बकरा पालन के ऊपर मैं देख रहा था। हर जगह बुरा हाल, हर जगह बुरा हाल है। लेकिन हम लोग जब छोटे थे गुरुजी ऐसा नहीं था, क्योंकि लोग इतना कभी कभार खाते थे, मतलब कभी कभार। ऐसा नहीं है कि मतलब आजकल तो देखा गया कभी कभार नहीं है, क्योंकि मतलब एक मार्केटिंग पॉलिसी भी हो गया। कैसा अवेलेबिलिटी, पहले अवेलेबिलिटी इतनी नहीं थी, बेचने वाले कम थे, खुद ही मेहनत करके लेकर के आओ, अगर पकाना है तो खुद लो। तो आजकल सब इजीली अवेलेबल है, पैसा फेंको तमाशा देखो, घर पे आ जाएगा। हाँ, पहले मिलता भी था तो महंगा था, महंगा भी था, और बहुत सारे रीजन थे, अवेलेबिलिटी भी नहीं थी, तो 100 तरह के कारण थे। दूसरा फिर देखम देख बहुत हो गया है ना, किसी चीज को समझाया किसी और दृष्टिकोण से व्यक्ति ने अपने फायदे के लिए चुन ली। जैसे इस्लाम में कहा जाता है कि 4 शादी कर सकते हो। इस्लाम ने लिया था इसलिए कि अगर कोई महिला जिसका पति खत्म हो गया युद्ध लड़ाई में लड़ते लड़ते, और उसका परिवार की पालना करने वाला कोई नहीं है, तो आप विधवा औरत से आप शादी कर सकते हो। परंतु वो कंसेप्ट तो भूल गए, और सिर्फ ये था कि जो युद्ध में मारा गया हो, कि उसके बच्चों को पालना कौन करेगा, क्योंकि वो जिहाद कर रहा है, चलो जी वो लड़ाई लड़ रहा है, वो मारा गया। अब उन्होंने दिमाग लगाया, अब युद्ध तो हो नहीं रहे, बोला अब वो सारी चीज हटा दो और 4 शादियां कर लो, 4 तक हम बिल्कुल ठीक है, हम तो अलाउड है जी। तो हर जमाने में हर जात, हर कौम, हर इंसान अपने फायदे की सोच के निकाल लेता है उसमें से फायदे वाली बातें, और बाकी चीजों को छोड़ देता है। वो चीजें बहुत गलत है। ब्राह्मणों ने भी काफी गड़बड़ियां की कि उन्होंने छुआछूत को होने दिया गया। छुआछूत करने वाले तो बड़े लोग थे, क्योंकि उनके पास ताकत थी, परंतु इन्होंने उसको होने दिया क्योंकि ये समाज के गुरु थे। ब्राह्मणों को समाज का गुरु बनाया गया, पर उन्होंने गलत चीजों को होने दिया और साथ में उनके पार्टिसिपेट किया, मतलब उनका हाँ में हाँ मिला दी, जिससे छुआछूत बढ़ी। इसी से बौद्ध धर्म फैला, इसी से हमारे देश में क्रिश्चियनिटी फैली, इसी के कारण से हमारे देश में कुछ लोग इस्लाम में कन्वर्ट हुए। उसके पीछे छुआछूत हमारे समाज में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इतने क्रिश्चियन बन रहे हैं दलित समाज के लोग, क्यों बन रहे हैं भाई?
उनका क्या है कि भाई ठीक है हमें इज्जत नहीं मिलती तो हम क्रिश्चियन बन जाते हैं या कुछ और बन जाते हैं। अगर हम वो छुआछूत हमारे समाज में नहीं होती तो लोगों को अपना धर्म छोड़ करके दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और उन्होंने अपना अधिकार बनाए रखने के लिए, क्योंकि एक तरफ तो लाला जी होते थे, सेठ जी, और एक तरफ राजपूत क्षत्रिय होता था, तो पंडित जी के ये दो खास चेले होते थे। अब ये तो अपने रुआब के चक्कर में कर जाते थे गड़बड़, और पंडित जी कुछ नहीं बोलते थे, और वो कहते हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये छोटी जाति का है, इसको साइड में ही कर दो। तो उसमें उसका कसूर है। तो मैं तो एक ऐसा ब्राह्मण जो ये बात कहने से बिल्कुल सकुचाता नहीं हूँ। और इसीलिए जब मैंने एस्ट्रो पाठशाला हम लोगों ने शुरू करी तो मेरा पहला नियम यही था, कोई व्यक्ति किसी जाति का, मुझे जाति नहीं देखनी है, मुझे हर एक को ये ज्योतिष का ज्ञान देना है, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई हो। और आप लोग तो जानते हैं हमारे तो एस्ट्रो पाठशाला में मुसलमान भी जो है पढ़ते हैं, आप ही के सामने आप ही के साथ पढ़े हुए अमर जी तो जानते हैं। तो हम तो उनको भी वेलकम किया, हमने तो पाकिस्तान से आने वाले स्टूडेंट को भी वेलकम किया। तो हमारे यहाँ तो कोई छुआछूत है ही नहीं। और ताकि इक्वलिटी पे समाज जब ही आए, है ना, नहीं तो हम सनातन धर्म का रोना रोते रहेंगे, उससे होना जाना कुछ भी नहीं है। अगर हम स्वयं इस छुआछूत के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। मेरा अपना मानना है ब्राह्मणों को ही सबसे पहले छुआछूत के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, उन्हें इस बात की खिलाफत करनी पड़ेगी, भाई बिल्कुल नहीं होने देंगे हम, किसी भी गरीब समाज से व्यक्ति हो, हमने छुआछूत नहीं होने देनी, उनको इक्वलिटी के राइट देने, उनको हवन का राइट्स देने, उनको ज्योतिष का ज्ञान देना है। ज्योतिष का ज्ञान आएगा जब तो वो धर्म की बातें पढ़ेंगे, जब तो अच्छे मार्ग पे चलेंगे वो। अब उनको अच्छी बात तो आप बता नहीं रहे, वो बेचारा फिर कोई तो बात पकड़ेगा ना, जो फिर उसको लपक लेगा, जो भी मिलेगी उसको। ये चीज है। अब हमारे देश में क्या होता था कि कोई भी दूसरे धर्म का आता था, वो कुछ भी उसको समझा जाता था, उसको समझ में आ जाती थी। क्यों आ जाती थी? क्योंकि उसने अपने ग्रंथ पढ़े ही नहीं है। ये जो पढ़े लिखे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, इनको कन्वर्ट करके दिखाओ ना। ये उस जमाने में इतने कन्वर्ट नहीं हुए जब तलवार के जोर पे कन्वर्ट नहीं हुए, क्योंकि इनको अपने ग्रंथों की असलियत का पता था कि हमारे पास खजाना छिपा पड़ा है ज्ञान का, हमें दूसरी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास जितनी स्वतंत्रता धर्म ने दी है उतनी पूरे विश्व में किसी के पास नहीं है। ये उन लोगों को मालूम था, पर समस्या यही थी कि पढ़ते नहीं थे तो हो गया गड़बड़। और ऊपर वालों ने बताया नहीं नीचे वालों को, भाई देखो तुम्हारे ग्रंथों में कितनी महान चीजें लिखी गई हैं, जीवन को जीने के कितने अनेकों अनेक सूत्र लिखे गए हैं हर व्यक्ति के लिए। 112 प्रकार के तो मेडिटेशन है, बताओ। और भगवान श्री स्वयं कहते हैं कि हर इंसान एक जैसा नहीं है, तो एक प्रकार का मेडिटेशन हर एक के लिए पॉसिबल ही नहीं है। जिसको जो सूट करता है वो वाला मेडिटेशन करो। माँ पार्वती स्वयं कहती है कि आपने इतने सारी व्याख्या कर दी। जब भगवान शिव ने भैरव बन करके उनकी व्याख्या करी मेडिटेशन की, तो माँ पार्वती कहती इतने सारे आपने बता दिए। मैंने तो मानसिक शांति के लिए, पूर्व जन्म के पापों को, दोषों को हरण करने के लिए मैंने मेडिटेशन की बात की, और आपने 112 बता दी। अब समस्या ही कौन सा करें? तो भगवान शिव कहते हैं कि हर इंसान की सोच समझ बिल्कुल डिफरेंट है। इसी प्रकार से मेडिटेशन आपको कौन सा सूट करता है वो भी डिफरेंट है। अब जरूरी नहीं कि स्वामी रामदेव जी ने जो कहा वही आपको सुटेबल लगेगा, या रवि शंकर जी जो मेडिटेशन सिखा रहे हैं वही आपको सूट करेगा। हो सकता है कौन से वाला मेडिटेशन आपको सूट करे, तो आपको कर करके देखना है। जो आपको अच्छा लगेगा वो ऑटोमेटिक अपने आप उसी दिन आपको ऐसा लगेगा, जिसको करने से आनंद की प्राप्ति हो, मानसिक शांति की प्राप्ति हो, ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा कि ये वाला मेडिटेशन है जो मेरे लिए द बेस्ट है। और उसका अभ्यास आपने निरंतर बनाए रखना है, वही चीज है। हाँ,
सर हमको तो लाल किताब में ही मेडिटेशन दिखता है, बस इसी को करने में अच्छा लगता है। नहीं, बहुत बढ़िया। आगे ध्यानी बढ़ना रहना है। बहुत जरूरी। हाँ लीना जी। अब मैं ये पूछ रही थी आपसे कि जैसे ये प्लैनेट्स बद होते हैं तो यूट्यूब पे तो हम वीडियोस देखते रहते हैं, बट जैसे आप इस कोर्स में लाइक 1 बाय 1 भी बताएंगे या वहीं से नहीं हम लोग? बताएंगे, पर लीना जी ऐसा ना, किसी को जल्दी है तो मैं कहता हूँ यूट्यूब पे जाके देख लो। मैं वो लाल किताब के सारे ग्रहों के डाली इसी ले रहा हूँ कि नए स्टूडेंट्स के लिए भी मदद मिल जाए कि वो वहां भी जाके। मेरी क्लास में जब मैं वो सब करवाऊंगा तो अलग तरीके से, क्योंकि हर बार मेरा अलग अलग होता है थोड़ा सा, तो फिर भी रूल्स वही रहेंगे, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं करवाऊंगा नहीं, मतलब ये नहीं, कल में आपने वो डाला था मनसुई ग्रह, वो भी बहुत अच्छा था, मैंने बस देखा। वही ग्रह। हाँ ये भी मसुई मैं ग्रह करवाऊंगा। मतलब 2 प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से 3rd प्लैनेट बन जाता है, हाँ हाँ। तो वो भी काफी अच्छा था। मतलब यूट्यूब से भी हम लोग देखते रहते हैं, बट स्टिल ये की होता है कि सीक्वेंस में नहीं लिखते वो जाए इसीलिए कि वो मेरा ही पढ़ाया हुआ है और हमारी ही क्लास का है। जी जी जी। हाँ शिवांगी जी। एक आपका बड़ा अच्छा आया था गुरुजी, गुरुजी, मैं ये जो ऐसा आज क्यों हूँ, मैं आपने वैसा पढ़ाया क्यों है हूँ। कि जो सूर्य मैं का ऐसा क्यों चौथे भाव वैसा में, क्यों। वो टैगलाइन इतनी जबरदस्त थी ना, वो पूरा वीडियो मैंने देखा पर मतलब टैगलाइन बड़ी अच्छी थी और वो बड़ी रेलेवेंट थी, बहुत रेलेवेंट थी। सबसे बड़ी बात ये थी, बहुत रेलेवेंट थी, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ। वो वीडियोस जो है ना, इस टाइप के जो वीडियोस हैं मंजीत जी, वो जी बड़े गजब के वीडियोस हैं जो मेरे पुराने कोरोना काल में जो बने, वो हाँ अद्भुत हैं। करेक्ट। जो शुरू में जब क्लासेस शुरू हुई थी ऑनलाइन, उस टाइम पे। हाँ इस टाइम के हाँ जो मैंने बेसिक से पढ़ाना शुरू किया था ना, जो वो गजब के। जी जी। मैं भी कई तो बार इससे सोचता हूँ फिट बहुत अच्छे बैठते बने, हैं एक्चुअल। नहीं, बहुत बहुत अच्छे अच्छे बने। बने। हाँ, हाँ शिवांगी जी कुछ कह रहे हैं आप। गुरुजी ये जो चौथे भाव में सूर्य का आज हमने करा है, तो इससे क्या ये भी जो चौथा भाव है इससे हम अपनी माँ को भी देखते हैं, तो हाँ इस भाव में जिस सूर्य है तो उससे क्या हम क्या पता लगा सकते हैं, मतलब ये क्या माँ हमारी के माता लिए के अच्छा बारे? होता है, माँ की आयु लंबी करता है, अच्छा। बशर्ते चंद्रमा पीड़ित नहीं हो। बस एक ही शर्त है, बुरी तरह से पीड़ित नहीं होना चाहिए। अगर नहीं पीड़ित है तो बहुत ही अच्छा है। माँ के ये हेल्थ के लिए हाँ, लंबी आयु होती है। अक्सर जिनका सूर्य चौथे में होता है माँ की आयु लंबी होती पर सर और पीड़ित गुरु को कैसे देखेंगे, पीड़ित को? है। वो आगे चंद्रमा का आएगा, सूर्य के बाद चंद्रमा का ही नंबर आएगा। जी सर। और जैसे सर आपको सूर्य सूर्य का मंगल समझ अगर में आ साथ गया में है, है। सूर्य मंगल 4th में साथ में, तो सूर्य की रेमेडी करेंगे, बस अंधों को खाना खिलाना एक ही रेमेडी है सर। हाँ अंधों को खाना खिलाइए, और इससे बढ़िया क्या है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब कल मिलते हैं शाम को 7:30 बजे। धन्यवाद सर। धन्यवाद गुरुजी।